जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम एनालिसिस 2023। आज है दोस्तों 11 अगस्त और 11 अगस्त के सभी शिफ्टों के जो महत्वपूर्ण 50 प्रश्न बन सकते हैं उन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, इन सभी को हम जानेंगे और अच्छे से इनको समझेंगे किस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आने वाले दिनों में एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। और इस क्लास से हम ये भी बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे रिपीटेड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, प्रथम टी20 मैच कब खेला गया था? क्या पूछा था? प्रथम टी20 मैच कब खेला था? तो बात करते लेते हैं प्रथम टी20 मैच के बारे में। तो वर्ष 2003 में दोस्तों, वर्ष 2003 में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की ओर से 2003 में टी20 कप की शुरुआत की गई थी। और जो पहला टी20 मैच था दोस्तों 13 जून को हैम्पशायर वर्सेस सक्सेस के बीच खेला गया था। ये इंग्लैंड की जो दोस्तों घरेलू टीम है, जिस प्रकार से अपनी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आपकी जो भी टीमें होती हैं ये सारी की सारी ये इस प्रकार से इंग्लैंड की घरेलू टीमें हैं जिनका नाम है एक हैम्पशायर, दूसरी सक्सेस। इन दोनों के बीच वर्ष 2003 में पहला आपका टी20 मैच खेला गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आधिकारिक तौर पर इसे ही पहला टी20 मैच माना जाता है। जबकि बात कर लें अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच की कब खेला गया था, तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच आपको याद रखना है 17 फरवरी 2005 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य होता है और इसमें दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है। ठीक है, कौन जीतता है दोस्तों? याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया जीतता है। और पहला आईसीसी टी20 मैच टूर्नामेंट के 2 साल बाद खेला गया था। यानी कि जो ये 13 जून का मैच हुआ था 2003 में, इसके 2 साल बाद आपका खेला गया था 2005 में आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, पहला टी20 मैच वर्ष 2003 में हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 2011 में जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक धर्म कौन सा था? यानी कि सबसे पहले तो बात हो रही दोस्तों अल्पसंख्यकों के बारे में और उनमें भी दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा था? तो याद रखेंगे आप लोग दूसरा सबसे बड़ा ईसाई धर्म था, जो कि अल्पसंख्यक में आता है। जबकि बात कर लें पहला अल्पसंख्यक, क्या बात करेंगे? पहले अगर अल्पसंख्यक की बात करें दोस्तों, पहला अल्पसंख्यक आपका इस्लाम धर्म है। कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इस्लाम धर्म यानी कि मुसलमान लोग पहले आपके अल्पसंख्यक थे, जो कि भारत में सबसे बड़े हैं। जबकि दूसरे सबसे बड़े आपके ईसाई आ जाते हैं, जो कि अल्पसंख्यक में आते हैं। अगर बात कर लें भारत की जनसंख्या की, तो यहाँ पर 79.8% लोग हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। इस्लाम धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों की संख्या 15.23% है। जबकि बौद्ध धर्म में आपके 0.70% है। और आपका ईसाई पंथ की अगर बात कर लें तो 2.3% लोग ईसाई धर्म मानते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर अल्पसंख्यक की बात की जाए तो सबसे बड़ा इस्लाम, उसके बाद आपका हो जाएगा ईसाई, फिर हो जाएगा सिख और उसके बाद बौद्ध हो जाएगा और लास्ट में आपका जैन आता है। ठीक है दोस्तों, इन सभी को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगर दोस्तों बात कर लेते हैं सत्यशोधक समाज के बारे में, तो 24 सितंबर 1873 को महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना की जाती है। किसकी? याद रखेंगे सत्यशोधक समाज की। और इसका जो अर्थ होता है दोस्तों सत्य अर्थात सच की खोज करने वाला समाज। इसकी स्थापना 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया एक पंथ था। ठीक है, अगर बात कर लें दोस्तों ये एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों की विमुक्ति करना था। यानी कि ये लोग चाहते थे कि जो अस्पृश्यता है, उस समय भी अस्पृश्यता हुआ करती थी और उसमें भी आपका इनका क्या करना था? मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यता का अंत और जो शूद्र जाति थी इनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उसको दूर करना था। दोस्तों याद रखेंगे सत्यशोधक समाज की जो स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म जैसी ये सारी की सारी बातें इसमें लिखी गई थी। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं अन्य कुछ समाजों के बारे में, जिनमें आपका ब्रह्म समाज आता है, जो कि आपका 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे कह रहा है दोस्तों आर्य समाज, और आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था नागालैंड में हुए चुनाव में वर्तमान मुख्यमंत्री किसको चुना गया है? तो बात कर लेते हैं नागालैंड के मुख्यमंत्री के बारे में। दोस्तों याद रखेंगे इनका नाम है नेफ्यूरियो।
क्या नाम है दोस्तों? नेफ्यू रियो वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों ये लगातार 3 बार पदों पर काम करने वाले नागालैंड के एकमात्र मुख्यमंत्री है। यानी कि नेफ्यू रियो जो है ये दोस्तों लगातार तीसरी बार बने हैं। ठीक है, लगातार कितनी बार चुने गए हैं? तो तीसरी बार चुने गए हैं। आगे कह रहा है, अगर नागालैंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो नेफ्यू रियो है। चुनाव क्षेत्र जो इनका है दोस्तों ये कोहिमा से आता है। राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी से ये आते हैं, जिसका नाम क्या है दोस्तों? NDPP। ठीक है, ये इनकी पार्टी है। और इसके अतिरिक्त नागालैंड के अगर गवर्नर यानी कि राज्यपाल की बात की जाए तो श्री ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। राजधानी कोहिमा है और यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है। इसके भी बारे में आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो नेफ्यू रियो आपके वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे नागालैंड के। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मुख्यमंत्रियों की चर्चा करते हैं जो अभी हाल ही में चुने गए हैं। तो दोस्तों अन्य मुख्यमंत्रियों में आप देखेंगे सबसे पहले मेघालय के मुख्यमंत्री दोस्तों श्री कोनरेड संगमा है, इनको याद रखना है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह हैं। और बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तो श्री एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। और कर्नाटक में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस की तरफ से श्री एस सिद्धरामैया को यहाँ का मुख्यमंत्री चुना गया है। अगर बात कर लेते हैं गोवा में मुख्यमंत्री की दोस्तों तो श्री प्रमोद सावंत एक बार फिर से गोवा के क्या बने हैं? मुख्यमंत्री। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो कई बार इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। लाला लाजपत राय एक ऐसे व्यक्ति थे जो पंजाब प्रांत में, तत्कालीन पंजाब प्रांत में लाहौर में क्या कर रहे थे? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो 31 अक्टूबर को दोस्तों इनको विरोध करते दौरान याद रखेंगे, जब विरोध कर रहे थे तो यहाँ पर पुलिस के दौरान लाठियों से वार कर दिया जाता है। तो जब 31 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय को लाठियां लग जाती हैं तो उसके बाद दोस्तों याद रखना है 17 नवंबर को अस्पताल में इनकी मौत हो जाती है। 17 नवंबर 1928 को अस्पताल में इनकी मौत हो जाती है। और उससे पहले इन्होंने एक शब्द कहे थे, जो कुछ शब्द थे इस प्रकार की, लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरे सर में लगी हुई अंग्रेजों के द्वारा मारी गई एक एक लाठी अंग्रेजी शासन में ताबूत की कील साबित होगी। ठीक है, और याद रखेंगे इस दौरान सिर पर चोट लगने के कारण वे घायल हो गए और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन की बात कर ले तो दोस्तों गठन इसका 1927 में हुआ था। मार्च 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसका पूरे भारत में जोरों शोरों से विरोध हुआ था। अगर दोस्तों बात कर लें विरोध के मुख्य कारण की, तो विरोध का जो मुख्य कारण था दोस्तों इसका था कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था। इसी कारण भारत के लोग क्या कर रहे थे? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, वर्ष 2022 में किस कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्यांगना को पद्मश्री दिया गया है? ठीक है, शास्त्रीय नृत्य की जो नृत्यांगना है वो कौन सी है जिनको 2022 में क्या मिला है? पद्मश्री। तो बात कर लेते हैं दोस्तों गद्दाम पद्मजा रेड्डी के बारे में। किसके बारे में? गद्दाम पद्मजा रेड्डी दोस्तों एक ऐसी नृत्यांगना है जो आपकी कुचिपुड़ी से संबंधित है और 2022 में भारत सरकार के द्वारा दोस्तों इनको क्या दिया गया है? पद्मश्री, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। कह रहा है दोस्तों गद्दाम पद्मजा रेड्डी का जन्म 1 जनवरी 1967 को भारत के कुचिपुड़ी प्रतिपादक और संगीत शिक्षक के रूप में हुआ था। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों 2006 में कला रत्न मिला था। 2015 में दोस्तों भारत के सर्वोच्च कला पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, जबकि 2022 में कला के क्षेत्र में भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। गद्दाम पद्मजा रेड्डी, हो सकता है ये रिपीट कर लिया जाए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, चरी लोक नृत्य किस राज्य का प्रमुख रूप से मनाया जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर चरी लोक नृत्य मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे एक गुज्जर जाति होती है, उसके द्वारा राजस्थान में, गुज्जरों के द्वारा राजस्थान में चरी लोक नृत्य मनाया जाता है। और ये महिलाओं का एक अनूठा एवं सामूहिक नृत्य है। यहाँ की जो आपका चरी लोक नृत्य है ये दोस्तों समूह के रूप में महिलाएं समूह बनाती हैं और समूह के रूप में यहाँ क्या करती हैं? एक अनूठे तरीके से महिलाएं नृत्य करती हैं, उसे कहते हैं चरी लोक नृत्य। कह रहा है दोस्तों चरी नृत्य में पारंपरिक सुंदर रंगीन कपड़े पहनकर गहनों से सुसज्जित होकर महिलाएं सिर पर मिट्टी या पीतल की चरी यानी कि भारी बर्तन को लेकर के नाचती हैं। ठीक है, राजस्थान में जो वो बर्तन होते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों? चरी कहते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चरी जो होता है वो भारी बर्तन होता है। आगे कह रहा है दोस्तों राजस्थान के अजमेर के किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर समुदाय की महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य को किया जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। इसके अतिरिक्त राजस्थान के कुछ और नृत्य हैं जिनमें दोस्तों आपका गणगौर प्रमुख रूप से आ जाता है। कौन आ जाता है? गणगौर। ठीक है, गणगौर के अलावा आपका घूमर भी आ जाता है। कौन सा दोस्तों? घूमर आ जाता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में कालबेलिया आ जाता है। ठीक है, कालबेलिया आ जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये सारे के सारे राजस्थान से हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, रबी की फसल
डेड डेस्ट कब बोई जाती है, ठीक है, यानी कि कह रहा है रबी की फसल कब से कब तक बोई जाती है। तो दोस्तों बात कर लें रबी की फसल के बारे में तो अक्टूबर से दिसंबर माह में बोई जाती है। लेकिन अगर बात करें इसकी शुरुआत की तो दोस्तों इसकी शुरुआत अक्टूबर माह के अंत में और नवंबर की शुरुआत में इसकी बुआई की फसल की शुरुआत हो जाती है। कह रहा है दोस्तों रबी की फसल की बुआई मुख्य रूप से अक्टूबर माह में शुरू होकर दिसंबर माह के अंत तक बोई जाती है और रबी की फसल की कटाई जो है दोस्तों ये आपकी मार्च अप्रैल महीने में होती है। कह रहा है दोस्तों रबी की फसल के जो मुख्य उदाहरण हैं उनमें से गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर और सरसों, ये सारे के सारे क्या हैं आपके रबी की फसल के प्रमुख उदाहरण हैं। इनको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। अगर द्वैध शासन प्रणाली की बात की जाए सर रॉबर्ट क्लाइव ने, किसने, याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। और कब की थी तो याद रखना है 1765 में। दोस्तों 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत होती है और ये 1772 तक चलती है। लेकिन दोस्तों 1772 में आपके वॉरेन हेस्टिंग आ जाता है और वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है, द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। कह रहा है 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और कह रहा है दोस्तों बंगाल में प्रशासन की द्वैध शासन की प्रणाली के फलस्वरूप दीवानी और निजामजात के विभाग में विभाजित किया गया था। यानी कि जब द्वैध शासन शुरुआत हुई थी तो जो दीवानी का कार्य था वो आपका दोस्तों कौन करती थी, कंपनी करती थी, ठीक है। ये दीवानी का काम कंपनी करती थी जबकि जो जनता से संबंधित कार्य होते थे वो आपका नवाब किया करता था, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है एशियाई खेलों की शुरुआत पहली बार किस देश में हुई। ऐसा भी क्वेश्चन आया था तो याद रखना है आपको दोस्तों दिल्ली में 1951 में पहली बार एशियाई खेलों की शुरुआत होती है। तो अर्थात इसका क्या बनता है, ये भारत में शुरू हुए थे। पहली बार कहां पर हुए दोस्तों, भारत में शुरू हुए थे। कह रहा है एशियाई खेलों का पहला संस्करण साल 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। साल 1951 के संस्करण में आधिकारिक तौर पर पहले एशियाई खेल के रूप में जाना जाता है। कह रहा है दोस्तों साल 1913 से 34 तक आयोजित द फर्स्ट फॉर इंसल्ट चैंपियनशिप गेम या फिर ओरिएंटल ओलंपिक को एशियाई खेलों के पूर्ववर्ती के रूप में देखा जाता है। यानी कि जो एशियाई खेल थे इनको पहले किस नाम से जाना जाता था, जो 1913 से लेकर के 1934 तक चले थे उनको जाना जाता था दोस्तों द फॉर ईस्टर्न चैंपियनशिप गेम्स के नाम से, ठीक है। फिर 1934 में ये बंद हो जाते हैं। उसके बाद पुनः 1951 में एशियाई खेलों के नाम से शुरू होते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है दोस्तों एशियाई खेलों के जनक के रूप में गुरुदत्त संधि को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, गुरुदत्त संधि को। और बात करें गुरुदत्त संधि कौन थे तो याद रखना है ये एशियाई खेलों के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये दोस्तों भारत की ओलंपिक उस समय की जो समिति हुआ करती थी उसके ये सदस्य थे और इन्हीं के प्रयासों से एशियाई खेलों की पहली बार शुरुआत हुई थी 1951 में। आगे दोस्तों कह रहा है जो पहली बार एशियाई खेलों में प्रतिभाग करने वाले देश थे उनमें से कुल 11 देश शामिल थे। कितने देश थे दोस्तों, 11 देश थे। कह रहा है जिसमें से अफगानिस्तान, बर्मा जैसे वर्तमान में म्यांमार के नाम से कहते हैं, सीलोन जैसे वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जानते हैं, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, नेपाल, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत सहित कुल 489 एथलीटों ने 57 अलग अलग इवेंट में भाग लिया था, ठीक है। तो यानी कि पहले एशियाई गेम में आपके 57 इवेंट आयोजित किए गए थे और पहली बार 489 खिलाड़ियों ने आपका खेलों में भाग लिया था। 57 खेल थे, इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों सुनील छेत्री से संबंधित था। कह रहा था दोस्तों सुनील छेत्री गोल करने के मामले में कौन से स्थान पर है। तो यहाँ पर या तो आपसे एक्टिव पूछा गया होगा या ओवरऑल पूछा गया है, ठीक है। ऑल टाइम पूछा गया होगा या फिर एक्टिव स्कोरर के रूप में पूछा गया होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों जो सुनील छेत्री है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी भारत के सुनील छेत्री, ठीक है, ये मुख्य रूप से 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो सक्रिय 3 अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो वर्तमान में अपनी टीमों से खेल रहे हैं और इन्होंने क्या किया, निरंतर गोल करते जा रहे हैं। तो अगर रोनाल्डो की बात कर रहे हैं दोस्तों इसके द्वारा 200 मैचों में 122 गोल हुए हैं। मेसी के द्वारा दोस्तों 102 गोल हुए हैं, जबकि सुनील छेत्री अब तक 92 गोल कर चुके हैं, जो कि इंटरनेशनल रूप से सर्वाधिक गोल करने वाले 3 खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये अगर बात कर लीजिए भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री भी इस सूची में शामिल है। कह रहा है 92 गोल स्कोर के साथ ऑल टाइम स्कोरर में शीर्ष 4थे स्थान पर है। यानी कि अगर सभी की बात की जाए तो ये 4थे स्थान पर है, जबकि एक्टिव स्कोरर के रूप में अगर बात की जाए, सक्रिय स्कोरर के रूप में बात की जाए तो तीसरे खिलाड़ी ऐसे हैं जो सर्वाधिक गोल करने वाले विश्व के खिलाड़ी हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं की दिशा क्या होती है। अगर बात कर ले चुंबक के अंदर दोस्तों तो याद रखेंगे चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं, उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं और चुंबक के बाहर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है ये आपका दोस्तों नॉर्थ पोल है। इसको आप लोग देखेंगे ये आपके सामने चुंबक है, इसमें ये नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल से आपको ये मार्ग दिखाई दे रहा है, इस तरह से मार्ग दिखाई दे रहा है। ये कहाँ पर जाती हैं, आपकी साउथ पोल पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं, नॉर्थ से साउथ चलती हैं। यानी कि चुंबकीय रेखाएं जो हैं ये दोस्तों कहाँ से चलती हैं, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक
बात याद रखनी है, ये चुंबक का बाहर का चुंबक है, ठीक है, यानी ये अंदर की रेखाएं नहीं है, ये बाहर की रेखाएं, जो चुंबक बाहर दिखाई देता है वो बाहर की रेखाएं। लेकिन हमसे क्या पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर की रेखाएं, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा क्या होती है। तो याद रखेंगे चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होती है वो दक्षिणी ध्रुव से शुरू होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है। यानी कि ये आपकी ओपन चुंबक है, जबकि चुंबक के अंदर जो रेखाओं की संख्या वो दिशा होगी वो आपकी साउथ पोल से, ठीक है, साउथ पोल से लेकर स्टार्ट होगी कहां तक, नॉर्थ पोल तक। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो इसकी दिशा इस तरह से बदल जाएगी, ठीक है, इसको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन था कि निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। तो अगर बात कर ले जाए दोस्तों, एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है आपका ट्रिपेनोसोमियासिस। क्या नाम है दोस्तों, ट्रिपेनोसोमियासिस प्रोटोजोआ है। इसके कारण दोस्तों आपका क्या होता है, निद्रा रोग होता है, ठीक है। कौन सा रोग होता है, निद्रा रोग। कह रहा है दोस्तों इसमें संक्रमित जो होता है वो सीसी मच्छी होती है। कौन सी मच्छी दोस्तों, याद रखना है, सीसी मच्छी। इसे हम कहते हैं दोस्तों टसी टसी। क्या कहते हैं, टसी टसी, ठीक है। इसे दोस्तों पढ़ा जाता है हिंदी में सीसी, जबकि इंग्लिश में ये तिसे तिसे लिखा है, ठीक है। ये तिसे तिसे मक्खी के काटने के होने से होता है, ठीक है। जब ये सीसी मच्छी काट लेती है आपको तो इसके कारण क्या हो जाता है, निद्रा रोग हो जाता है। और इसमें लगभग 90 से 100 घंटे तक एक व्यक्ति को नींद आती रहती है, ठीक है। 90 से 100 मिनट तक नींद का क्रम होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, घंटा नहीं होगा, 90 से 100 मिनट तक लगभग एक बार में नींद एक लोग को आती रहती है, ठीक है, जब ये निद्रा रोग हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है एनडीपी क्या होता है। तो अगर एनडीपी की बात की जाए दोस्तों, इसे कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे आता है, तो याद रखेंगे जब भी हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, यानी कि मूल ह्रास घटा देते हैं। क्या घटा देते हैं दोस्तों, जब मूल ह्रास घटा देते हैं किससे, आपका जीडीपी से, तो आपका निकल कर आता है एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। याद रखना है किसी देश में सकल घरेलू उत्पाद में से उस देश की पूंजी वस्तुओं पर मूल ह्रास यानी डेप्रिसिएशन को घटाने पर निवल देशी उत्पाद, जैसे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, यही प्राप्त होता है, ठीक है। तो एनडीपी आपका यही हो जाएगा। एनडीपी बराबर एक फॉर्मूला भी है, यहाँ पर लिखा है एनडीपी बराबर जीटीपी माइनस डेप्रिसिएशन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भारत में वर्ष 2023 में किस रोग को खत्म करने का टारगेट किया है। यानी दोस्तों वर्ष 2023 का एक बजट अनाउंस हुआ था और उस बजट में भारत ने एक दीर्घकालीन विचार रखा है, जिसमें एक रोग है जिसका नाम है स्किल सेल एनीमिया। क्या है, स्किल सेल एनीमिया नामक रोग है। इसको 2047 तक, 2023 के बजट में कहा गया है कि 2047 तक भारत को हम स्किल सेल एनीमिया मुक्त घोषित कर देंगे, घोषित करने का या फिर प्रयास करेंगे। तो इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, नेशनल आपका जो ह्यूमैनिटेशन मिशन होगा, उसके तहत दोस्तों याद रखेंगे हिस्से के रूप में एक मिशन के मोड़ पर क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य 2047 तक लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता रोग के अनुवांशिक प्रसार को खत्म करना है, और जो इस बीमारी से समाप्त करने के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता यानी कि दीर्घकालिक विचार रखा गया है, जिसके तहत आपका ये स्किल सेल एनीमिया रोग है, इसको खत्म करेंगे। और दोस्तों ये एक अनुवांशिक रोग होता है। कैसा होता है, अनुवांशिक, ठीक है। ये माता के माध्यम से बच्चों में आ जाता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों रामनाथ वी राघवन। रामनाथ वी राघवन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो याद रखेंगे जो रामनाथ वी राघवन है दोस्तों, ये एक मृदंग वादक है। क्या है दोस्तों, मृदंग वादक। और याद रखेंगे कर्नाटक संगीत से संबंधित है। कौन सा संगीत, हमने एक बार आपको बताया था, एक होता है आपका हिंदुस्तानी संगीत जो कि उत्तर भारत में होता है, जबकि दक्षिण भारत में आपका कर्नाटक संगीत होता है। तो कर्नाटक संगीत से संबंधित है आपके कौन, रामनाथ वी राघवन। इसको भी याद रखेंगे। रामनाथ वी राघवन एक प्रसिद्ध मृदंग वादक थे, जिन्होंने 1970 से 75 तक ये आपका वेस्लेयन विश्वविद्यालय में आर्टिस्ट इन रेजिडेंस इन म्यूजिक के रूप में काम किया था। फिर 1988 से 2000 तक दक्षिण भारत में ढोल बजाना सिखाया था। आगे कह रहा है दोस्तों रामनाथ वी राघवन मृदंग से संबंधित दक्षिण के एक प्रमुख वादक थे। इनका जन्म मदुरई तमिलनाडु में हुआ था, इसको भी याद रखना है। तो कर्नाटक संगीत से संबंधित थे और मृदंग बजाते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, यहाँ पर कुछ अन्य प्रमुख वादक हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछे गए थे अगले शिफ्टों में, ठीक है। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं, प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। तो दोस्तों बांसुरी वादक की बात की जाए तो ये SSC अभी पूछ चुका है, इसका नाम क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध जो बांसुरी वादक है उनका नाम हरिप्रसाद चौरसिया है। जबकि संतूर वादक की बात की जाए तो दोस्तों इनमें पंडित शिव कुमार शर्मा का नाम आता है और हाल ही में इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। आगे कह रहा है दोस्तों तबला के बारे में। तबला की बात की जाए तो उस्ताद जाकिर हुसैन, जिन्हें अभी 2023 में ही क्या दिया गया है, आपका पद्म विभूषण दिया गया है। ये तबला से संबंधित है उस्ताद जाकिर हुसैन। आगे कह रहा है दोस्तों सरोद वादक के बारे में बात की जाए तो उस्ताद अमजद अली खां। अमजद अली खां आपके किससे संबंधित है, सरोद से। जबकि शहनाई से अगर पूछा जाए दोस्तों तो आपके बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। और ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है जो
प्रमुख वाद्य यंत्र में शहनाई वादक हैं, कौन है? तो याद रखना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन आया था, तो शहनाई से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 21 है दोस्तों वो आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। आगे कह रहा है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि जाति लिंग के बावजूद होने पर सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देगा। कौन? अनुच्छेद 21। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये आपका एक फंडामेंटल राइट है और इसका हनन सरकार भी नहीं कर सकती है। अगर सरकार हनन करती है तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 2028 में ग्रीम्स, यहाँ पर ड्रीम्स हो गया, यहाँ पर याद रखेंगे ग्रीम्सकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ऐसा क्वेश्चन आया था 2028 के ग्रीम्सकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो याद रखेंगे दोस्तों ग्रीम्सकालीन जो ओलंपिक हो गए वो आपके लॉस एंजल्स यानी कि दोस्तों यूएसए में होंगे। कहाँ पर होंगे? यूएसए में। ठीक है, याद रखना है यूएसए में होंगे। 2028 में ग्रीम्सकालीन ओलंपिक की मेजबानी जो होगी वो संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य ओलंपिक उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे याद रखेंगे 2024 का ग्रीम्सकालीन ओलंपिक जो होगा वो दोस्तों 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में होगा। ठीक है, और इसको नाम क्या दिया गया है? पेरिस ओलंपिक। आगे कह रहा है पेरिस ओलंपिक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इन खेलों के दौरान शुरू किए जाने वाले नए खेलों में ब्रेक डांसिंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है नए खेलों में ब्रेक डांसिंग के रूप में जाना जाता है और स्पोर्ट क्लाइंबिंग भी इसमें शामिल हो चुका है अब। ठीक है, ये ओलंपिक में 2024 में जो कि खेला जाएगा। 2032 के ग्रीम्सकालीन ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 24, 28 और 32। 24 में आपका पेरिस में, 28 में आपका वो वहाँ पर हो जाएगा, कहाँ पर? लॉस एंजलिस में, और 32 में आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 2011-12 में भारत की गरीबी रेखा से नीचे लोगों की अनुमानित प्रतिशतता क्या है? तो याद रखेंगे 2011-12 के अनुसार एक रिपोर्ट आई थी तेंदुलकर पद्धति के अनुसार दोस्तों वहाँ पर जो आपकी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं वो आपके 22% है। और इसमें वो लोग शामिल होते हैं दोस्तों जिनका बीपीएल कार्ड बना होता है। क्या होता है? बीपीएल कार्ड बना होता है, यही आपकी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ठीक है, और तेंदुलकर पद्धति के उपयोग के द्वारा की गई जनगणना के अनुसार 2011-12 में भारत में 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। गरीबी रेखा के नीचे यानी कि बीपीएल में रहने वाले लोगों का अनुपात 2004 की तुलना में 2004 में दोस्तों 37% था और दोस्तों ये घटकर कितना बचा है? 22%। लगभग कहाँ कितना हमने यहाँ पर कम किया है? तो याद रखेंगे लगभग 15.2% 2004-5 की तुलना में 2011-12 में कम हो चुकी थी गरीबी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाली यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से संबंधित है? क्या पूछा गया था? यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में पूछा गया था। तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं दोस्तों ये आपकी भरतनाट्यम से संबंधित हो जाएंगे। किससे? भरतनाट्यम से। इसके अतिरिक्त दोस्तों ये कुचिपुड़ी भी करती हैं। क्या करती हैं? कुचिपुड़ी। ठीक है, इसको याद रखना है। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के नृत्य के रूप में एक भारतीय नर्तकी है यामिनी कृष्णमूर्ति को सन 2001 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। यामिनी कृष्णमूर्ति एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। उनका जन्म 1940 में भरतनाट्यम कुचिपुड़ी नृत्य शैली के एक नर्तकी के रूप में हुआ था और कह रहा है 1968 में दोस्तों इन्हें पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो दो डांस करती हैं, एक भरतनाट्यम दूसरा कुचिपुड़ी। इसको भी याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 43B का संबंध किससे है? ये दोस्तों हमने क्वेश्चन आपको करवाया था जब हम आपसे करवा रहे थे गांधीवादी अनुच्छेद। तो उन्हीं में ये क्वेश्चन था कि संविधान के अनुच्छेद 43B बताया था। ये आपका गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है और यहाँ पर दोस्तों राज्य में सहकारी समितियों की स्वैच्छिक गठन की बात करता है। ठीक है, सहकारी जो समितियां होंगी उससे संबंधित है अनुच्छेद 43B। और दोस्तों याद रखना है 97वें संविधान संशोधन, यहाँ पर लिखा है 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में प्रस्तुत किया गया है और इसमें भाग 9B भी जोड़ा गया है। क्या है? आपका भाग 9B भी जोड़ा गया है। इसको भी याद रखेंगे। सहकारी समितियों के क्रियान्वयन हेतु यहाँ पर शर्तें निर्धारित करता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेंगे इसकी अध्यक्षता दोस्तों की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो याद रखना है ये आपका हुआ था कोलकाता में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कोलकाता में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया है दोस्तों। ये आपकी हो जाएंगी मोहिनी अट्टम से। किससे हो जाएंगी दोस्तों? मोहिनी अट्टम से संबंधित हो जाएंगी
आपकी हेमा मालिनी, ठीक है, और वर्तमान में मथुरा से सांसद हैं, ऐसा भी हमने आपको बताया था पहले। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, हिमालय पर्वत भारत उपमहाद्वीप की रक्षा कैसे करता है? तो याद रखेंगे जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसकी रक्षा हिमालय पर्वत की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं करती हैं, ठीक है। और दोस्तों ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भारत में वर्षा कराने में सहायक होती हैं, क्योंकि जब दक्षिण भारत से हमारे यहाँ मानसून उठता है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से, तो ये दोस्तों सीधा ऊपर की ओर जाता है, लेकिन हिमालय की ऊंची पहाड़ियां होने के कारण जो वर्षा के बादल होते हैं वो वापस टकरा कर आ जाते हैं और भारत के उत्तरी मैदान में अच्छी खासी वर्षा होती है। और साथ ही दोस्तों याद रखना, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से भी हमारी रक्षा करता है, ठीक है। साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनसे रक्षा करता है और उन हवाओं को वापस लौटा देता है, ठीक है। आगे कह रहा है, हिमालय हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाओं की अनुपस्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता है। यदि कह रहा है दोस्तों, यदि हिमालय और हिंदू कुश पर्वत ना होते तो इसकी अनुपस्थिति में दोस्तों क्या होता है, भारत में एक बहुत बड़ा मरुस्थल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं होता, यानी कि यहाँ पर ना तो वर्षा होती क्योंकि बादल बनते सीधे चले जाते ऊपर की ओर। तो हिमालय का होना भारत के लिए कितना अनिवार्य इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भारत में सूक्ष्म वित्त का नियामक कौन होता है? तो याद रखेंगे जो आरबीआई होता है दोस्तों, आरबीआई होता है ये आपका सूक्ष्म वित्त का नियामक होता है। कह रहा है दोस्तों, आरबीआई सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में विनियमित करेगा। यह माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के उधार की दर और मार्जिन की ऊपरी सीमा तय करता है। और दोस्तों याद रखना है, आरबीआई की स्थापना 1934 में हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आगे कह रहा है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, जबकि आरबीआई के पहले गवर्नर ओ स्मिथ थे, यानी कि ऑसबॉर्न स्मिथ 1935 में पहले गवर्नर बने थे, जबकि पहले भारतीय आपके सीडी देशमुख थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। देखते रहिए जी सब बाई डियर सर, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक और नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।